संघर्ष, क्या अमेरिका फिर से ईरान पर करेगा हमला? अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी ने फिर तेज की हलचल। ट्रंप ने कहा सीजफायर को अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप बोले दुर्भाग्य से हमको फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। इसी के साथ उन्होंने ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप का कहना है कि वे सीजफायर को अब और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। डील फेल होने पर हम सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर करवाने के लिए पाकिस्तान परेशान हो रहा है। वह लगातार अमेरिका और ईरान के संपर्क में है, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके और जारी सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के साथ जारी सीजफायर को आगे बढ़ाने पर ट्रंप ने कहा कि बुधवार तक अगर कोई लंबा समझौता नहीं हो जाता है तब तक सीजफायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव बनाने वाले उपाय अभी विचाराधीन रहेंगी, जिनमें ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी और दोबारा बमबारी की संभावनाएं शामिल हैं। एयरफोर्स वन में ट्रंप ने हाल में पत्रकारों से बात की थी। यहां उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं इसको आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। आपके पास एक नाकेबंदी है और दुर्भाग्य से हमको फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो अबे आपने एक रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट में यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि भाई अब सीजफायर आगे नहीं बढ़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी इशारा कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति अगर निर्मित होती है जो कि अमेरिका के विपरीत होगी तो अमेरिका फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर सकता है। अब इसके बाद एक सवाल सबके मन में आ गया है कि भाई क्या यह सीजफायर टूटेगा और क्या दुनिया फिर से इस युद्ध को शुरू होते हुए देखेगी? ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो ऐसा होगा और उनको फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के लगातार दोनों तरफ से चेतावनी आते रहती है। कंफ्यूजन में है दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके अगर हम पोस्ट देख लें तो उनके पोस्ट भी बहुत जल्दी जल्दी उनमें बदलाव आता है, और कई बार ईरान उन पोस्ट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पर दुनिया अब ये चाहती है कि अब ये संघर्ष खत्म हो जाए। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है पूरी मात्रा में। अगर हम सिर्फ बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान, श्रीलंका से छोटे देशों की अगर हम बात कर लें, तो इन देशों में तो संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि बांग्लादेश को कुछ दिनों पहले यह कहना पड़ गया था अपने देशवासियों से कि भाई हम ऑफिसेस का समय और मॉल्स का समय जो है उसको लिमिट कर रहे हैं। इतना ज्यादा समस्या। लेकिन उसके बाद भी ये जो 3 देश हैं जो केंद्र में है इस युद्ध के, अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका और इजराइल तो एक साथ में है, ईरान जो है वो सेकंड पार्टी है। वो ये सब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारा सिद्ध जो हित है वो पहले सिद्ध हो जाए और उसके बाद फिर हम दुनिया को देखेंगे। लेकिन अब दुनिया जो है वो त्रस्त हो चुकी है और दुनिया चाहती है कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो। मेजर रिटायर्ड डॉक्टर AP सनवरिया बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। मेजर साहब, ये जो युद्ध है अब इसको काफी समय हो चुका है, और अगर हम राष्ट्रपति ट्रंप की जो पोस्ट है उनको देखें तो वो पोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। समझ में नहीं आता है कि जो युद्ध है वो किस तरफ बढ़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि
क्या फिर से बमबारी शुरू हो सकती है? क्या ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि भाई सीजफायर जो है वो अब और आगे नहीं बढ़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम बमबारी करेंगे। जी मेजर साहब। सचिन जी देखिए, हर एक युद्ध के और ऑलमोस्ट एक युद्ध जो लड़ा जाता है उसके कोई कायदे कानून नियम होते हैं, और मैंने ये ऐसा युद्ध देखा है जिसमें कोई भी कायदे कानून जो है अमेरिका नहीं मानता है। युद्ध किसी के लिए किया जाता है, किसी पे किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो उसका कोई ध्येय होता है, उसका कोई एम होता है कि मैं चाहता क्या हूं यहाँ पर के। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतने लंबे युद्ध में कि अमेरिका को अभी यही नहीं पता कि वो चाहता क्या है। कभी वो चाहता है, कहता है कि मैं इसको परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा, वो खुद ही कह रहा है कि मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा। और कभी कहता है कि मैं ये हार्मोज की जो स्ट्रेट है उसको खोलवाऊंगा। अरे हार्मोज का स्ट्रेट तो पहले ही खुला हुआ था, तुमने ही नाकाबंदी की है। इस तरह से जो बातें कर रहे हैं ट्रंप जो है, कभी वो सीज फायर लगाते हैं कि मैं 5 दिन की सीज फायर लगाता हूं, फिर कहते हैं मैं 10 दिन की। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका इस वक्त इतना कंफ्यूज हुआ है, इस युद्ध में उलझा हुआ है कि उससे ना उगले पड़ता है ना चबाया जाता है। दूसरी तरफ ईरान ने ठानी हुई है अपने में, उसने अपने आप में पूरा भरोसे के साथ इस युद्ध को लड़ रहा है कि मैंने नास्ते नाबूद हो जाऊंगा, बट अमेरिका की बात नहीं मानूंगा। अब जो लेटेस्ट शांति वार्ता की बात चल रही है, या तो वार्ता तो खत्म हो गई, वो कोई भी युद्ध में जब ट्रूस या सीज फायर होता है कोई न कोई शर्तें होती हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि मैं इनका सारा इनरिच यूरेनियम उठा के ले जाऊंगा, चाहे खोदना पड़े मुझे। उधर से ईरान कहता है कि मैं इसको टका भी यूरेनियम नहीं दूंगा। वो कहता है कि हार्मोज को पूरी तरह से खोल के रखूंगा, वो कहता है जब तक ये नाकाबंदी की हुई है हार्मोन मैं नहीं खोलूंगा। तो इस हालात में सचिन जी मुझे तो लगता है कि कोई भी ट्रूस या कोई भी सीज फायर नहीं होने वाला है। अब ये 2 दिन का समय है सीज फायर का खत्म होने के बाद में, मुझे लगता है कि अमेरिका फिर भी उसी तरह से जैसे कल उन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट ऑफिस में बातचीत करके सर्कमस्टांशियल ऑफिस में अमेरिका ने अपनी सलाह मशवरा की है, तो यही हाल रही, क्योंकि ईरान उनकी किसी बात को मानने वाला नहीं है। बिल्कुल मेजर साहब, आपने कह दिया कि सीजफायर जो है वो हो सकता है कि वो ना हो और युद्ध हो सकता है कि फिर से शुरू हो जाए। इस पर मैं आपका प्रकाश चाहूंगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान तो पुरजोर कोशिश कर रहा है, एक जो है वार्ता वो तो विफल हो गई, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आगे फिर भी अपनी उंगलियां चला रहा है। आप किस तरीके से पाकिस्तान को देखते हैं? क्यों मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान के सामने अगर आप देखिए तो भारत, देखिए दोनों देशों के करीब भी है, ईरान के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है। भारत बतौर सैन्य ताकत बहुत ज्यादा आगे है पाकिस्तान से, उसके बाद भी पाकिस्तान को क्यों इतना सीरियस लिया जा रहा है, खास करके अमेरिका की तरफ से? और क्या पाकिस्तान सीजफायर करवा सकता है? क्या युद्ध खत्म करवा सकता है क्या? नहीं, बड़ी हास्यास्पद बात है सचिन जी, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करवा सकता। जिस तरह के हालात पिछली बार हुए थे बातचीत के दौरान में, बातचीत के अवसर पैदा करने के लिए, अब की बार हालात उससे भी बद से बदतर होने जा रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त भारत चुप बैठा है, इस वक्त रशिया चुप बैठा है, इस वक्त चाइना चुप बैठा हुआ है। ऐसे हालात में जबकि एक एमलेस प्रिंसिपल लेस युद्ध होता है तो उसमें बुद्धिमत्ता इसी तरह की होती है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ने अपनी दुर्गति ज्यादा करवा ली है। उसने एक तरफ से तो सऊदी अरेबिया के साथ युद्ध में संधि है कि तेरे पे अटैक होगा तो मेरे पे अटैक समझा जाएगा। जब ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया तो बड़ी दुर्गति में पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान जो ये कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अगर देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तो चाहिए सिर्फ अपनी शाबाशी चाहिए। वो तो अब आया था इस बहाने पे कि मैं सारी दुनिया में
शांति पैदा करूंगा, लेकिन युद्ध थोपता रहा है। यहाँ तक कि अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं कल पाकिस्तान जा सकता हूँ। देखिए अमेरिका की जो हालत हो गई कि बातचीत करने के लिए भी अमेरिका का प्रेसिडेंट इस केस में, तो आप सोच लीजिए कि युद्ध का रुझान किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। कि राष्ट्रपति इतना ईगर है कि कोई न कोई आकर के इस युद्ध को खत्म करवा दे, लेकिन मुझे लगता है ये युद्ध खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने ठान रखी है अपनी स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए। वो आखिरी मिनट तक जो है, और उसने धमकी दी थी ईरान ने कि तुमने तो सीज फायर का उल्लंघन किया, तुमने माइन खत्म करी थी हार्मुज के पास में, खत्म करने की कोशिश की थी, तो ये सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। बिल्कुल मेजर साहब, बिल्कुल मेजर साहब, तो अगर मेजर साहब की बात माने तो ये युद्ध जो है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। और जो कारण मेजर साहब दे रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि ईरान बहुत छोटा देश है, उसके बाद भी अमेरिका से आंख में आंख डाल करके जो है वो लड़ाई कर रहा है। मेजर साहब जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मिडिल ईस्ट में युद्ध के 8वें हफ्ते में प्रवेश करते ही वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। शुक्रवार को जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की घोषणा पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी, शनिवार को वहां फिर से बारूद की गंध फैल गई। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखने के फैसले के बाद ईरान ने न केवल मार्ग दोबारा बंद कर दिया, बल्कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। ईरानी नौसेना की इस आक्रामकता की चपेट में भारत के 2 मर्चेंट जहाज, एक टैंकर और एक कंटेनर पोत भी आ गए। जी हां, भारत के 2 जहाज। जानकारी के अनुसार ईरानी गनबोट्स ने एक टैंकर पर फायरिंग की, जबकि एक अन्य कंटेनर जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस घटना ने भारत को नाराज कर दिया और भारत सरकार ने तुरंत ईरानी दूत को तलब कर सख्त विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार भारत का झंडा लगे एक जहाज पर, उस जहाज पर भारत का झंडा लगा हुआ था, उस जहाज पर IRGC ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई हैं, बिना किसी चेतावनी। उस पर कच्चा तेल लदा हुआ था। नुकसान पहुंचने के बाद वह जहाज वापस लौटा गया। दूसरे जहाज को कितना नुकसान पहुंचा, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि भारत का झंडा लगा हुआ एक अन्य जहाज सुरक्षित रूप से गुजर गया और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। यह जहाज हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा है। ये देखिए, भारत ने जब ईरानी दूत को तलब किया, उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई पूरी दुनिया से, और फिर भारत ने, ईरान ने उसके बाद कहा कि भाई हमारे जो टाइज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान और भारत के रिश्ते तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, कभी खटास रही, लेकिन फिलहाल तो ऐसा है कि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। IRGC को पता नहीं था कि दोनों जहाज आ रहे हैं, ऐसा हम नहीं मानते। भारत का झंडा लगा हुआ था बताया जा रहा है एक जहाज पर, फिर भी फायरिंग कर दी। ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे ईरान का कोई मैसेज था क्या? ये मानना तो बड़ा कठिन है कि ईरान का कोई मैसेज था, क्योंकि हमारे जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, IRGC के जो जिन लोगों ने फायरिंग किया है जहाजों पर, वो लोअर कैटेगरी के लोग हैं। संभवतः क्योंकि वहाँ का कम्युनिकेशन लिंक जो है पूरी तरह जुड़ा हुआ है, ध्वस्त है, तो जो राजनीतिक संबंधों के रचयिता होते हैं उनके संवाद नीचे लेवल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, एक शंका का विषय है। और यही कारण है कि उन्होंने उस पर जो है आक्रमण गोलियां, ये बहुत अधिक गंभीर घटना नहीं मानी जा सकती, इसलिए कि IRGC को तो सीधा हुक्म है कि जो भी जहाज निकलेंगे वो ईरान की परमिशन लेकर ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते से निकलेंगे। इस बीच में ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हार्मुज का से खुल गया है और वहां से निकलने चाहिए। अब ट्रंप के निकले रास्ते के बताए हुए रास्तों को ईरान ने रोकना शुरू कर दिया है। वो चाहता है तो तेहरान ने जो रास्ता तय किया है उसी रास्ते से जाए, लेकिन उस रास्ते से अगर चाहते हैं तो इधर ट्रंप की जो फौज खड़ी हुई है, जल सेना खड़ी है, वो उनको रोकती है। तो दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है
इसका निराकरण लगाएगा। और अभी भी ईरान सरकार ने कह दिया हमने किसी वैश्विकता से या किसी अन्य कारण से इनको रोका है। भारत और ईरान की जो मित्रता है वो कैसी है, राजनीतिक स्तर है। और भारत ने इसका अप्रोच भी बताया, उनके राजदूत को बुलाकर 35 मिनट तक बिठाकर रखा और उनको बताया इस तरह की क्यों हो रही है। तो उन्होंने उस पर अपना संवाद वहाँ इस तरह कर वहां से इसके एक तरह से समाधान की है। और निश्चित रूप से राजनीतिक संबंध हमारे अच्छे, यही एक कारण है कि गैस और तेल निकट वक्त बचा रहेगा। फिलहाल जो कुछ भी है वो सिर्फ एक रफ्ता कर सकती है। इस समय ईरान भी अपनी ताकत से इजहार कर रहा है। उसने एक वीक पॉइंट पकड़ लिया अमेरिका का कि अमेरिका के सैनिक जमीन पर नहीं उतर सकते हैं और अमेरिका चाहता है कि अपने कब्जे पर तेहरान को उतने फेंकते जो संभव नहीं है। इस रस्साकशी का निर्णय सीख लिया जाएगा कि आज का युग जो है किसी तरह युद्ध से समाधान करना। अगर कोई संवाद है तो आपको उसमें टेबल पर बैठकर दूर कीजिएगा। कतर ने तो रास्ता निकाल दिया। कतर ने अपने राजनीतिक संबंध कूटनीतिक तरीके से स्पष्ट कर दिया। ईरान के जो 6 अरब डॉलर के संपत्ति कतर के बैंकों में थी वो उसने रिलीज कर दी। इससे ये पता लगता है कि ईरान को इस समय चाहिए, उसकी जो मांग है परमाणु हथियार। तो ऐसा है कि देखिए जो यूरेनियम 60% इनरिच्ड उसके पास था, अब है या नहीं है, क्या वो जमीन के अंदर गड़ गया जैसा ईरान कह रहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि आप अपने IAEA के लोगों को भेजकर जांच करा दीजिए कि वो संबंधित यूरेनियम का उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो मेडिसिन में करना चाहते हैं वो, और उनका उपयोग जो है शांति के प्रयास के लिए परमाणु भट्टियों के ईंधन के रूप में करना चाहते हैं। अगर ये बात सत्य है तो इसको सिर्फ एक अपना सुपरमेसी बताने के लिए अगर हम धंधे के तौर पर किसी देश को दबा कर न करके आगे अपनी शर्तें मनवा कर, और जैसा वेनेजुएला में किया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगर ले गए और वहां पर अब जितनी भी अमेरिकन कंपनी है वो कमीशन खाकर जो है वेनेजुएला का तेल बाहर बेच रही है। संभवतः इन सबके पीछे जो है तेल की राजनीति ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आती है। और यही एक कारण है कि नाटो के देश अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं है। और जब से स्पेन के बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई द्वेष भावना नहीं थी IRGC जो गार्ड्स है उनमें, बल्कि ये सब कुछ गलती से हुआ क्योंकि वो तो अपना जो है काम कर रहे थे। और ऊपर के लेवल में जैसे कि आपने बताया कि जब राजदूत आमने सामने बैठते हैं तब उस समय बात अलग होती है। और ईरान ने भी अब साफ कर दिया है कि भाई हमने किसी गलत भावना से ऐसा नहीं किया। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बांग्लादेश सरकार यूं तो भारत से दोस्ती का व्यवहार कर रही है। मोहम्मद यूनूस के सत्ता से बाहर जाने के बाद से देश की सरकार भारत के प्रति अपना रुख नर्म रखे हुए है। लेकिन एक बात है जिसके जरिए बांग्लादेश की सरकार अभी भी भारत को परेशान कर रही है, और वो है शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा। इसी महीने बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी। अब इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। फिर बाहर आया शेख हसीना का जिन। बांग्लादेश ने फिर की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। भारत सरकार का भी आया जवाब। भारत बोला शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी याचिका पर विचार किया जा रहा। बांग्लादेश की नई सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला एक बार फिर से उठा है। इसी महीने बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने शेख हसीना को सौंपने की मांग की थी। अब इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी एक याचिका पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि याचिका की समीक्षा की जा रही है जो हमारी न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत एक अनुरोध शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जांच की जा रही है।
हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इस मुद्दे पर रचनात्मक रूप से बातचीत जारी रखेंगे। हम सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने नई सरकार के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने और अमेरिकी मूल्यों को और मजबूत करने की भारत की इच्छा को दोहराया। दोनों पक्ष संबंधित द्विपक्षीय क्षेत्रों के माध्यम से साझेदारी को गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हुए। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचारों के लिए जल्द ही आधिकारिक बैठक होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। डॉक्टर प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि शेख हसीना का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से बाहर आ गया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ की कि भाई हम अभी विचार कर रहे हैं, जो याचिका है उस पर विचार कर रहे हैं। क्या किसी भी सूरत में भारत कभी भी, चाहे बांग्लादेश में कैसी भी सरकार हो, वो भारत के साथ दोस्ती रखती हो, बहुत ज्यादा दोस्ती रखती हो, किसी भी सूरत में क्या भारत शेख हसीना को कभी बांग्लादेश को सौंपेगा? देखिए, एक देश के तौर पर जब औपचारिक रूप से कोई मांग आती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बंद करके ही रिप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए भारत को औपचारिक रूप से ये बोलना पड़ा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि भारत से प्रत्यर्पण की मांग करे। तो ये पर्दे के पीछे से इस बात को सुलझाया जाना चाहिए था कि ऐसी औपचारिक मांग आती ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार बदली है, वहाँ जो विद्रोह हुए शेख हसीना के खिलाफ, उन सबको भारत विरोधी एक्टिविटीज के तौर पर भी देखा गया था। तो जो नई सरकार बनी है उसको अपनी जनता के सामने दिखलाना है, भारत विरोध को दिखलाना है, इसलिए भी वो शेख हसीना को बड़ा मुद्दा बना रही है। पर हालात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे थे और जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, भारत सरकार उसको हालांकि औपचारिक रूप से गलत तो नहीं बोलती, लेकिन उसको पसंद नहीं करती, इतना जरूर है। और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार में परिवर्तन हुआ है वो विदेशी शक्तियों के इशारे पर हुआ है। तो शेख हसीना को प्रोटेक्शन देना भारत के लिए एक जरूरत भी है और बांग्लादेश से औपचारिक संबंध बनाए रखना और इसको कूटनीतिक तरीके से लंबा टालना, यही भारत के हित में है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।